हेलो ऑल स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं बिजनेस FY BCom में सेमेस्टर 1 हम कर रहे हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। 6 लेक्चर ऑलरेडी हमने पढ़े, जहाँ पे हमने फीचर्स देख लिए बिज़नेस के, टाइप्स ऑफ बिज़नेस कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। वो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पार्ट 2। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अभी हम डिटेल में यहाँ पे आज से पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे अपने को दिया गया है स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, बिजनेस हमेशा ही ऑब्जेक्टिव सेट करेगा एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली ही वो काम करेगा। ठीक है, कुछ अचीव करने के लिए काम करेगा, कुछ ब्लाइंडली तो काम करते नहीं जाएगा। अब इतने रिसोर्सेस यूज़ कर रहा है, उसके साथ ही वो लेबर यूज़ कर रहा है, ठीक है, मशीनरी ला रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है, तो फिर कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ तो गोल होगा, उसके लिए बिजनेस करेगा ये काम। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेसेस का। सबसे पहले तो विजन मिशन स्टेटमेंट डिसाइड होता है कि बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए किस पर्पस से काम करना चाहता है। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो एजुकेशनल सर्विस देना चाहता है अच्छे से। हॉस्पिटल है तो वो अच्छे से लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहता है, लोगों को ठीक करना चाहता है। ये सारे लॉन्ग टर्म के जो बेसिक पर्पस रहते हैं उसे हम विजन मिशन कहते हैं। ठीक है, अब ये विजन एंड मिशन के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है कि क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है बिजनेस को। ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, अलग अलग ब्रांच ओपन करना चाहता है, ठीक है, नेशनली बिजनेस को आगे बढ़ाना है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है, फॉरेन ट्रेड स्टार्ट करना है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के हो सकते हैं, डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर क्या है, किस टाइप का बिजनेस है। अब यहाँ पे हमें कुछ मीनिंग एंड डेफिनेशंस दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव्स के, उसे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द एम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देखिए, जब मिशन विजन की हमने बात की थी तो वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म ही रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म भी हो सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि हमें पूरी कंट्री में हमारी ब्रांचेस सेटअप करनी है, तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म मिशन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कम टाइम में नहीं होने वाला है। और अगर हम कहें कि दिवाली सीज़न अभी आ रहा है और हम दिवाली के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना है, तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव्स तीनों टाइप के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जनरली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस यूनिट इंक्लूड, मोस्टली क्या क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स में, सेल्स आ सकता है, मार्केट शेयर, प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट इमेज एंड सो ऑन। सेल्स हमें हमारा बढ़ाना है, मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, कॉर्पोरेट इमेज अच्छी करनी है, ब्रांड इमेज बढ़ानी है एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अभी डेफिनेशंस देखते हैं। डेल्टन ई मैकफिलन, इन्होंने हमें डेफिनेशन दिया है, ऑब्जेक्टिव्स आर गोल्स, एम्स और पर्पसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव ओवर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बिजनेस के कुछ गोल्स या फिर एम्स या पर्पसेस जो बिजनेस ने सेट किए हैं। कौन सेट करेगा, मोस्टली टॉप मैनेजमेंट सेट करेगा ऑब्जेक्टिव्स को। तो ये जो गोल्स, एम्स एंड पर्पसेस सेट किए गए हैं, जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है, विश टू अचीव ओवर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट टर्म भी हमने देखा, अभी शॉर्ट टर्म भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो ड्यूरेशन है ऑब्जेक्टिव का, उस ड्यूरेशन के अंदर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इज लुइस ए एलन। अब उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, ऑब्जेक्टिव्स आर गोल्स एस्टैब्लिश्ड टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स।
ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गोल्स है जिसे एस्टैब्लिश किया गया है। क्यों किया गया है? टू गाइड द एफर्ट्स। अब ये जो ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करते हैं उसके बेस पे ही हम आगे का क्या एक्टिविटी करनी है, क्या एफर्ट्स लेने हैं वो डिसाइड करते हैं। जैसे हमने नई ब्रांच ओपन करनी है, ये ऑब्जेक्टिव सेट किया। मान लो हमने ऐसा सोचा कि चलो विद इन 1 ईयर हमें नई ब्रांच ओपन करनी है अलग स्टेट में, या फिर 2-3 ब्रांचेस ओपन करनी है, ऐसा हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया। अब ये मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव हो जाएगा थोड़ा। अब हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे एक्टिविटीज़ डिसाइड करेंगे कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। उस ब्रांच को सेटअप करने के लिए फाइनेंस लाना है, जो फंड्स रिक्वायरमेंट है उसे लाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो डिसाइड करना है, एम्प्लॉयज़ कितने रहेंगे वो डिसाइड करना है, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे वो सारी चीज़ें सोचनी है। तो हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्टिव था उसके बेस पे एफ़र्ट्स को हमने डिसाइड किया कि कौन कौन से हम एफ़र्ट्स लेंगे या कौन कौन सी हम एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स आर गोल्स एस्टैब्लिश्ड टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कंपनी को पता चलेगा कि उसे कौन कौन से एफर्ट्स लेने हैं, या ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स मतलब अलग अलग हम कहेंगे डिवीज़न है, डिवीज़न के एम्प्लॉयज़ है, सब लोगों को अपने अपने एफर्ट्स पता चल जाएंगे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। चलिए हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मीनिंग एंड डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की कि ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं वो भी हमने देखा। जैसे सेल्स बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, वैसे सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो सकते हैं। तो अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव जब सेट करना हो, सबसे पहली चीज़ ये ऑब्जेक्टिव को ही सेट करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। बाद वाले काम तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद होंगे, लेकिन उसे सेट करने के लिए के स्टेप्स देखते हैं हम ना। ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी इन ऑल एरियाज विच हैव अ बेयरिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ द फर्म। टू सेट ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंसिडर फॉलोइंग फैक्टर्स और स्टेप्स। ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी सेट इन ऑल एरियाज। अब ऑब्जेक्टिव सबके लिए सेट होंगे, कंपनी के लिए ओवरऑल सेट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, साथ ही अलग अलग डिवीज़न की हम बात करें, अलग अलग एरियाज़ जो कहे हैं, फाइनेंस के लिए, परचेस के लिए, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ठीक, एचआर है, सारे डिवीज़न के लिए अलग अलग से ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे। तो अभी हम स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला आता है एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम एनालाइज करेंगे। वैल्यूज़ ऑफ टॉप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है, क्या फिलोसॉफी है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट इज सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट करना है। अब ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उसके बाद चेक करेंगे परफॉर्मेंस, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। तो अब इन्हीं स्टेप्स को हम डिटेल में करते हैं। चलिए, द फ्लो चार्ट इंडिकेट्स मेन स्टेप इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब इन्हीं स्टेप को हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट आता है एनालाइज इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट स्टडी करना है। जब एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे तो 2 तरह के एनवायरनमेंट आने वाले हैं। एक होगा बिज़नेस के अंदर का, दूसरा होगा बिज़नेस के बाहर का। बिज़नेस के अंदर जो चीज़ें आती है उसे हम कहेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट। अब उसे सबसे पहले तो स्टडी करना है, एनालाइज करना है। अभी बिज़नेस के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। बिज़नेस देखेगा कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उनके पास, कितने एजुकेटेड है, कितने एक्सपीरियंस्ड है। टेक्नोलॉजी हम देखेंगे कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अपडेटेड नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या फिर पुरानी यूज़ कर रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो मशीनरी हमारी कैसी है, पुरानी है, नई है, हमने प्रॉपर्ली मेंटेन किया है या नहीं किया है। ये सारी चीज़ें जो रहती है वो होती है इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है। ये सारी चीज़ें उसे हम एनालाइज करेंगे।
उसे हम स्टडी करेंगे। अब ये एनालाइज करके हमें क्या पता चलने वाला है कि अगर ये सारी ही चीज़ें फेवरेबल है या पॉजिटिव है तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। जैसे कि मान लो हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, तो ये बात अच्छी है, फेवरेबल है, तो वो हमारी स्ट्रेंथ बताती है। सेम वे हम टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस के अंदर, तो ये भी फेवरेबल है, स्ट्रेंथ बताता है। दूसरी चीज़, अगर ये सारी चीज़ें फेवरेबल नहीं है, ठीक है, मशीनरी अच्छा नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयज़ क्वालिफाइड नहीं है मान लो, या फिर एम्प्लॉयज़ के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, डिविजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव है जो बताती है हमारी वीकनेस को। तो इंटरनल इन्वायरमेंट स्टडी करके हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है एंड हमारी वीकनेस कौन कौन सी है। Now the organization needs to analyze the internal environment. The internal environment analysis involves analysis of physical resources such as material, machines. Physical resources हम चेक करेंगे internal environment में. Next, financial resources such as sources and application of fund. फाइनेंस की बात आएगी तो हम देखेंगे हमारे पास फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कितने सोर्सेस से हम कहीं से लोन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास कैपिटल है ऑलरेडी, इन्वेस्टमेंट किसी ने किए हुए हमारे बिजनेस में, सोर्सेस क्या क्या है, एंड सामने हम उसका एप्लीकेशन कहाँ पे कर रहे हैं, उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं, कितना लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं, कितना वर्किंग कैपिटल में यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेस इन टर्म्स क्वालिटी, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, मतलब जो है एम्प्लॉयज़ है, जो मैनेजर्स है, उन्हें हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज़ एंड क्वांटिटी ऑफ मैन पावर। क्वांटिटी भी देखेंगे कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट इज पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज इन टर्म्स policies and strategies of various functional areas such as production, marketing, human resources, finance, etc. ये जो सारे ही डिवीज़न है अलग अलग, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, इन सब की हम पॉलिसीज़ देखेंगे कि ये लोग कौन सी पॉलिसीज़ रखते हैं खुद के डिवीज़न के लिए, स्ट्रेटजीज़ कैसी हैं उनकी। स्ट्रेटजीज़ मतलब फ्यूचर में जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ ली जाएगी वो डिसाइड किया जाएगा, उसे हम कहेंगे स्ट्रेटजी। तो कैसी स्ट्रेटजी बनाई है सारे डिपार्टमेंट्स ने, ये चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट इज़ वर्किंग कंडीशंस एंड वेलफेयर फैसिलिटीज़। अब ये रिलेट करता है एम्प्लॉयज़ से कि एम्प्लॉयज़ को हम वर्किंग कंडीशंस कैसा दे रहे हैं, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं या नहीं, कंप्यूटर प्रॉपर है या नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है या नहीं, वेंटिलेशन बराबर है या नहीं, कि वर्किंग कंडीशन कैसा है। वेलफेयर फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट, लेबर रिलेशंस। लेबर रिलेशंस, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं बिजनेस में, तो उनके इंटरनल रिलेशंस कैसे हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहे हैं। मोस्टली ऐसे होता है कि अलग अलग डिवीज़न के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं क्योंकि सारे डिवीज़न एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे परचेस डिवीज़न है, फाइनेंस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन परचेस पे डिपेंड करता है, सेल्स है प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा, सारे डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेबर रिलेशंस कैसे है वो हम चेक करेंगे। चलिए, नाउ द एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट वुड रिवील स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल एनवायरनमेंट स्टडी करके हमें पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेसेस क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू करेक्ट वीकनेसेस एंड टू इम्प्रूव ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफकोर्स अभी हमने ढूंढ लिया स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो आगे का काम हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेंथ है उसे और बढ़ाएंगे एंड जो वीकनेस है उसे करेक्ट करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे उसे इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एम्प्लॉयज़ आर नॉट कमिटेड और मोटिवेटेड, देयर इज़ अ नीड फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग
and if the machines are outdated, the company may replace them with new ones. Yes, ये उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया हुआ है. हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंसेंटिव्स देंगे, ठीक है, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स देंगे, मोटिवेट करेंगे. मशीनरी आउटडेटेड है तो रिप्लेस कर देंगे या रिपेयर करेंगे. तो ये हो गया एग्जाम्पल. और यह हमने देखा एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. नाउ नेक्स्ट इज एनालाइज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जैसे हमने विद इन बिजनेस को स्टडी किया कि बिजनेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमने देखा. सेम वे हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, मतलब जो चीज़ें बिजनेस के बाहर है. ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कस्टमर्स है, गवर्नमेंट है. अब गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज है क्या मान लो, तो वो चीज़ हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है. कस्टमर की फैशन चेंज हो गई, वो फेवरेबल है या नहीं है. ठीक है, जो ऐसी चीज़ें हम देखेंगे जो बिजनेस के बाहर होती है, वैसी चीज़ें हम स्टडी करेंगे. तो एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. द कंपनी नीड्स टू एनालाइज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द फर्म. एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ. अब यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज. गवर्नमेंट पॉलिसी तो हम देखेंगे, साथ ही कॉम्पिटिटर को भी चेक करते रहेंगे. वो भी एक्सटर्नल पार्टी ही है, हमारे बिजनेस के अंदर से बिलोंग नहीं करती है. ठीक है, तो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसके बिजनेस को आगे लाने के लिए वो क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहा है, वो चेक करते रहेंगे. कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर के चॉइसेस, टेस्ट, प्रेफरेंसेस हमेशा ही बदलते रहते हैं. ठीक है, तो बिज़नेस ने क्या करना है, उसे हमेशा स्टडी करते रहना है ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली खुद के प्रोडक्ट में चेंजेस कर सके. नाउ नेक्स्ट इज इवेंट्स इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट. जो बिज़नेस इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्हें इवेंट्स इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, वहाँ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में, वो चीज़ें देखते रहना है. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री एक्सेट्रा. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो स्टडी करते रहना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और बाहर तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है. अब जैसे हमने सीए फॉर्म वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहले जैसे होता था कि मैन्युअली जाके हम रिटर्न सबमिट करते थे, अभी तो ई फाइलिंग आ गया है. तो ये जो कुछ चेंजेस आए वो हमें अडॉप्ट करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट होना पड़ता है. तो ये कब होगा, जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे तब. अब यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे इंटरनल में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हमें पता चलती थी, यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है एंड हमारे पास स्ट्रेंथ क्या क्या है. अब ये सारी ही चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है वो हमारी फेवर में है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, और ये सारी ही चीज़ें अनफेवरेबल है तो वो हमारे लिए एक थ्रेट बताता है. जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंज आ गया और वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो हमारे लिए एक थ्रेट है. ठीक है, हमें संभल के रहना होगा. नाउ अब आगे उन लोगों ने बताया है द एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिवील्स अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. This analysis helps organization to grab the opportunities and to minimize or diffuse the threats. थ्रेट्स को हम एकदम 100% हटा नहीं सकते. क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है. ठीक है, अभी गवर्नमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंज्यूमर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. उन लोगों को जैसे बिहेव करना है वो लोग करेंगे ही. ठीक है, तो 100% किसी भी थ्रेट को हम हटा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम उसे कुछ हद तक मिनिमम कर सकते हैं, उसकी इफ़ेक्ट को हम मिनिमम कर सकते हैं. ये हो गया सेकेंड पॉइंट, स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज़ वैल्यूज़ एंड बिलीफ ऑफ टॉप मैनेजमेंट. अभी हमारे टॉप मैनेजमेंट है, वो उनकी क्या क्या वैल्यूज़ है, क्या थिंकिंग है, उसे हम स्टडी करेंगे.
ठीक है। अभी मैनेजमेंट की बिलीफ्स अलग अलग हो सकती है, अब उसे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते टाइम। जैसे मान लो कोई मैनेजमेंट है वो ऐसा सोचता है कि हमें बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट सेल करने की ट्राई करना है, ठीक है, और हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। जबकि कोई मैनेजमेंट ऐसा सोचता है कि नहीं, बहुत सारे अलग अलग हमें नहीं सेल करने हैं, हम एक या दो ही प्रोडक्ट सेल करेंगे, हम उसी में स्पेशलाइजेशन करेंगे एंड हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो अभी मैनेजमेंट क्या सोचता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट होंगे। द वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ द टॉप मैनेजमेंट influence setting of objectives. For instance, in some organization, the top executive may value quality and innovation, and as such, they may allocate more funds for R&D. In other organizations, the top executives may believe in volumes and not in quality, and they may not go for innovation as it involves huge expenditure. देखिए यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है कि कोई मैनेजमेंट ऐसा सोचता है कि हमें प्रोडक्ट में इनोवेशन लाता ही रहना है, ठीक है। इसके लिए वो लोग क्या करेंगे, R&D में ज़्यादा पैसे डालेंगे, स्पेंड करेंगे कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। जबकि कोई ऐसे सोचेगा कि नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट ठीक है, हम क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो वो लोग R&D में ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, सेम ही टाइप का प्रोडक्ट वो लोग बनाते जाएंगे, सेल करते जाएंगे। तो डिपेंड करता है मैनेजमेंट क्या सोचता है। Now at this stage, the management may frame mission statement. If mission statement is in existence, the management may analyze the same. Mission statement becomes the basis of setting objectives in professional business firms. देखिए, बिफोर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मिशन स्टेटमेंट डिसाइड किया जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस क्या सोचता है। जैसे यहाँ फर्स्ट हमने देखा कि बिज़नेस क्वालिटी गुड्स देना चाहता है, ठीक है, नया नया इनोवेशन लाना चाहता है, तो उसका मिशन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि वो कंज्यूमर को क्वालिटी सर्विस देना चाहता है, नया नया इनोवेशन लाना चाहता है। अब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया, बेसिक थिंकिंग हो गई मैनेजमेंट की, उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाएगा। नाउ चलिए, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। आगे बढ़ते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ अभी आजकल मॉडर्न कंसेप्ट में जो बिजनेसेस चल रहे हैं, अभी यहाँ पे कैसा है, जब भी ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ के भी ओपिनियंस लिए जाते हैं या एम्प्लॉयज़ के सजेशन लिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ही उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना है या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है, और दूसरी चीज़ वही एक्चुअल में काम कर रहे हैं मशीनरी पे, टेक्नोलॉजी पे, वही यूज़ करके वो लोग ही आउटपुट लाने वाले हैं। इसके लिए एक्चुअल प्रॉब्लम भी वो बता सकते हैं, एक्चुअल सजेशन भी वो लोग अच्छे से दे सकते हैं। नाउ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, देयर इज़ नीड टू इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। द कंपनी में अडॉप्ट द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO। देखिए, कंपनी क्या कर सकती है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की टेक्निक यूज़ कर सकती है। इस टेक्निक में क्या होता है, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट्स साथ में मिलके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अलग अलग रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए हो सकते हैं, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, सबके लिए मैनेजर और एम्प्लॉय साथ मिलके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, दैट इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अंडर MBO अप्रोच, the managers and subordinates jointly define and set the goals. Involvement of subordinates in goal setting helps to gain cooperation and commitment of subordinate, implementing the various activities to achieve the goals. क्या होता है, जब एम्प्लॉय खुद ही ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प कर रहा है तो वो खुद उसे इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से करेगा एंड वो कमिटमेंट भी देगा कि चलो ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे अकॉर्डिंगली सेट हुए हैं तो हम उसे अच्छे से अचीव भी करेंगे, वो कमिटमेंट भी वहाँ पे लाएगा। ये हो गया फोर्थ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, फोर्थ स्टेप। नाउ नेक्स्ट वन इज पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पास्ट परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पिछले हम
अभी मान लो हमने एक बार डिसाइड किया कि हमें विद इन 1 ईयर 2-3 ब्रांच सेटअप करनी, 3 ब्रांच सेटअप करनी है, हमने सोचा। अभी हमने 2 सेटअप कर पाए, एक का काम बाकी रह गया। अभी फिर से हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे उसी से रिलेट करेगा हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स कि अभी हमें क्या करना है। एक ब्रांच जो सेटअप करना बाकी है तो उसे इंक्लूड करके और कितने ब्रांच सेटअप करने हैं। पास्ट परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है। नाउ अवेयरनेस ऑफ द पास्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म provides direction in setting objectives. Normally, a firm does not deviate too much in setting objectives as compared to the past objectives. इसका मतलब है कि हमने जो पास्ट परफॉर्मेंस किया है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है ऑब्जेक्टिव सेट करने में। फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स में दोनों थोड़े सिमिलर टाइप के ही होते हैं। Therefore, while setting objectives, the manager need to consider past objectives and developments of the firm. Now next one is setting of objectives. अभी ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली, इन्वायरमेंट स्टडी किया, पास्ट परफॉर्मेंस देखा, टॉप मैनेजमेंट की थिंकिंग या फिलोसॉफी भी हमने देखी। अभी हम सेटिंग करेंगे ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें आता है द मैनेजमेंट नीड्स टू सेट the objectives in all the functional areas, that is production, marketing, finance and HRM। सारे ही डिवीजन में रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाएगा। द फर्म शुड सेट लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स। दोनों ही टाइप के ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे, सेट किए जाएंगे, शॉर्ट टर्म भी होंगे एंड लॉन्ग टर्म भी होंगे। नाउ व्हाइल सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सर्टेन एसेंशियल्स नीड टू बी कंसीडर्ड सच एज। अब ऑब्जेक्टिव सेट करते टाइम कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, सर्टेन एसेंशियल्स। तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड। स्पेसिफिक होने चाहिए, जैसे हमने कहा 2 ब्रांच ओपन करनी है विद इन 1 ईयर, स्पेसिफिक हो गया, 2 ब्रांच ओपन करनी है और टाइम कितना है, 1 साल तक में, ठीक है। तो स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड। मेजरेबल अगेंस्ट स्टैंडर्ड, मेजरेबल होने चाहिए इन नंबर्स। अटेनेबल विथ गिवन रिसोर्सेस, अटेनेबल हम अटेन कर सके, अचीव कर सके वैसे होने चाहिए। रियलिस्टिक, नाइदर टू हाई नाइदर टू लो, नॉट टू लो। अब ऑब्जेक्टिव्स बहुत हाई नहीं सेट करने। अभी हम फिलहाल में 10,000 यूनिट की कैपेसिटी है हमारी, हम बोलेंगे हम 50,000 यूनिट्स बना देंगे, वो बहुत हाई ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करना है या बहुत लो भी नहीं सेट करना है। रियलिस्टिक होनी चाहिए। टाइम बाउंड, ठीक है, टाइम लिमिट सेट करनी है हमें। ऑब्जेक्टिव तो बनाया लेकिन कब तक अचीव करेंगे, टाइम लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रायोरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं तो उसमें प्रायोरिटी कौन कौन सी है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स पहले अचीव करने हैं, वो भी हमें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गए एसेंशियल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन। सारी चीज़ें हमने देख ली, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, प्रायोरिटी भी डिसाइड कर ली। अभी उस ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है। आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स द मैनेजमेंट मस्ट प्लान एंड इम्प्लीमेंट द टारगेट्स। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। अब इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस, रिसोर्सेस लाएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया उसे अचीव करने के लिए कौन से रिसोर्सेस चाहिए उसे लाएंगे। डायरेक्टिंग सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट, मैनेजर क्या करेगा, उसके सबॉर्डिनेट को गाइड करेगा, कम्युनिकेट करेगा, मोटिवेट करेगा, उसे हम कहेंगे डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्ट करेगा सबॉर्डिनेट को कि कैसे काम करना है, रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं, सारी चीज़ों में डायरेक्ट करेगा। मोटिवेटिंग सबॉर्डिनेट, अब ये जो सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट करना भी ज़रूरी है, ठीक है, तो ही वो अच्छे से काम करेंगे। मोटिवेट हम कैसे करेंगे, उन्हें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे, बेनिफिट्स देंगे, जिससे वो मोटिवेट हो जाएगा। ना ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। उसके बाद हमें रिव्यू करना है, ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया तो अभी वो एज़ पर ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव किया या नहीं, उसका रिज़ल्ट उसे हम रिव्यू करेंगे। देयर मस्ट बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एक्टिविटीज़। अब ये रिव्यू भी जो हम करेंगे वो पीरियोडिक करेंगे, थोड़े थोड़े रेगुलर टाइम पे करेंगे।
जैसे हमने कहा 1 साल के लिए अंदर हमें ब्रांच ओपन करना है, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल ख़त्म होने के बाद ही हम चेक करेंगे कि हमने ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि नहीं किया। थोड़े थोड़े टाइम पे हम चेक करते रहेंगे, 1-1 महीने पे, 2-2 महीने पे, कि हमने कितना काम ऑब्जेक्टिव के लिए किया। This would enable the firm to find out whether listed objectives are achieved or not. If the deviations take place, deviation मतलब difference, ऑब्जेक्टिव अगर हमने अचीव नहीं किए, डिफरेंस आ रहा है वहाँ पे, तो if the deviations take place, corrective measures need to be taken including resetting of objectives. क्या करना है, हमने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किए, डेविएशन आया, तो हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे उसे अचीव करने के लिए, या तो फिर हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को ही रीसेट कर लेंगे। पीरियोडिक रिव्यू मे ऑल्सो हेल्प टू चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। पीरियोडिकली अगर हम चेक करते रह रहे हैं परफॉर्मेंस को हमारे, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स की प्रायोरिटी हमें चेंज करनी है तो भी हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को रीसेट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने स्टेप्स देख लिए इन सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अभी हम नेक्स्ट चालू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।